The heat is directly proportional to resistance. Heat is proportional to square of current. Heat is proportional to time, directly proportional to time. इन तीनों इक्वेशंस को मिलाने पे हम बनता था क्या? Heat is proportional to I square R into T कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है तो साइन हटा I स्क्वायर R T लिखते हैं, 1 लिखना जरूरी नहीं है। इसका तो हीट भी एक तरह का एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में यदि बदलना है तो हमें रेजिस्टर लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा रेजिस्टर लगाएंगे उतना ज्यादा बर्न होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केवल सिर्फ रेजिस्टेंस पे ही डिपेंड नहीं करता है, वो करंट पे भी बड़े डिपेंड करता है और टाइम पे। हीट को टेम्परेचर मत समझ बैठिए, टेम्परेचर एक अलग क्वांटिटी है और हीट अलग। टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस, ऐसा यूनिट केल्विन। हीट एक एनर्जी है। टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस कहा जा सकता है। तो टेम्परेचर मत समझ लीजिएगा। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। चूंकि एनर्जी है तो ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? जूल। हीट का ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। अब ये इस पर दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं, एक एनर्जी कंजम्पशन पे और दूसरा हम लोग इस पर फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। मान लीजिए कि एक हीटिंग कॉइल है, हीटर का कॉइल, उसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल, एक कॉइल का रेजिस्टेंस क्या हुआ है 2000 ओम। यानी ये एक हीटिंग कॉइल हो गया और इस पे सप्लाई, इसका रेजिस्टेंस हो गया कितना 1000 ओम, और इसमें हम लोग करंट दे रहे हैं कितना, तो 10 एम्पियर का। कितने समय के लिए? तो 30 सेकंड्स के लिए। यानी करंट दिया जा रहा है आपको 10 एम्पियर का, कितने सेकंड के लिए? 30 सेकंड के लिए। कितना हीट इवॉल्व होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। लगाएंगे आई स्क्वायर आर टी। आई का वैल्यू कितना 10, 10 का स्क्वायर 1000 टाइम 30 सेकंड, यानी कि ये तो 100 हो गया। 3 गुना 6 इंटू 10 टू द पावर 3, 1 4 और 2 6, यानी कितना और 6 इंटू 10 टू द पावर 6, 3 4 और 2 6। अरे बस हम लोग पावर का फॉर्मूला भी जानते हैं। पावर इज इक्वल टू हीट आई या आई स्क्वायर आर या डी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, पावर इज इक्वल टू, पावर को वोल्टेज करंट रहेगा तब भी निकाल लेंगे, करंट और रेजिस्टेंस रहेगा तब भी पावर निकाला जा सकता है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस रहेगा तब भी पावर निकाला जा सकता है। अभी मान लीजिए कि एक दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन है, फिगर ड्रॉ कर दो, अच्छा है। मान लिया जाए कि ये एक हीटिंग कॉइल हो गया और इसको जोड़ दिया गया 200 वोल्ट या 250 वोल्ट सप्लाई लाइन। इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 500 ओम। हीटिंग कॉइल का रेजिस्टेंस है 500। आपको बताना है कि ये कितने सेकंड में, तो हाफ एन आवर 30 मिनट में, टाइम दे दिया 50 मिनट में। अरे 30 मिनट में कितना हीट जनरेट ये करेगा, कितना हीट जनरेट करेगा। तो 250 वोल्ट लगाए और हमें निकालना है क्या, हीट निकालना है। हीट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। करंट मालूम रहे, रेजिस्टेंस मालूम रहे और टाइम मालूम रहे। रेजिस्टेंस तो पता है 500 ओम, टाइम भी मालूम है 30 मिनट सेकंड में बदलेंगे 1800 सेकंड हो जाएगा। लेकिन करंट नहीं मालूम है, हम चाहे तो करंट यहाँ निकाल सकते हैं। करंट सर्किट का टोटल वोल्टेज 250 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 500, ई बाई आर करेंगे, करंट हो जाएगा हाफ एम्पियर का। अब यहाँ हीट कितना जनरेट होगा पता चल जाएगा ना, 1/2 का स्क्वायर, करंट 1/2 500 और टाइम 1800 सेकेंड। वाह, टाइम 1800। हीट निकाला जा सकता है 1/2 इंटू 500 इंटू 1800। 4 से काटेंगे कितने हो जाएगा 125, यानी हीट यहाँ निकल के आया कितना, 2 जीरो तो पहले रहेगा 9, 18 और 4 22, यानी निकालने का मतलब 2.25 into 10 to the power 1 2 3 4 5 पावर 5 आया। क्या हुआ, एक क्वेश्चन लीजिए कि दिया हुआ है पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल is 1500 watt। कितना वाट, तो 1500 watt। पावर इज इक्वल टू दिया हुआ है 1500 watt and calculate the heat produced by heating element of fan kettle in 20 minutes। 20 मिनट का मतलब हो गया 1200। कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो आपको निकालना है। तो हीट का फॉर्मूला लगाओ, हीट का फॉर्मूला यदि लगाते हो आप तो हीट इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये आई स्क्वायर आर क्या है,
आई स्क्वायर आर क्या है, पावर, यानी कि हीट का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम में लिख सकते, और पावर हमारे पास है और टाइम भी, तो जनरेटेड हीट हो जाएगा 300 इंटू 1200, यानी कि 12, 25, 60 और 180, यानी कि हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 1.80 और 7 जूल। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का आदत डालूंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हम लोग करेंगे इसका। एक चीज और इसमें देखने वाली है फॉर्मूला में बात की, यदि आप के करंट यदि बढ़ाते हो, करंट डबल कर दो कि हीट क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। करंट डबल, रेसिस्टेंस वही है, टेम्परेचर टाइम भी वही। यदि हम करंट को हाफ कर दे 1/2 टाइम ज्यादा करते, हीट कितना टाइम हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू का 1/2 का स्क्वायर 1/4 यानी 1/4 टाइम्स हो जाएगा। इस टाइप का प्रॉब्लम हमको पहले भी सॉल्व करना है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम भी आ सकता है। जैसे आपको बता दिया कि इफ करंट ऑफ अ कॉइल इज reduced by 1/4 times and resistance is increased by 10 times. आ रहा है क्वेश्चन है कि if current flowing through the coil, hitting well, the hitting coil is that becomes 1/4 times, while resistance of the coil is increased 12 times. 12 गुना हो गया रेसिस्टेंस। कैलकुलेट द heat produced by calculate the ratio of heat produced in both of the cases if time remains same, time remains same। ये क्वेश्चन है, यानी कि करंट को 1/4 टाइम्स कर दिया गया और रेजिस्टेंस बढ़ा दिया हमको। तो मान लिया कोई हीटिंग कॉइल है, उसमें करंट जा रहा है आई और रेजिस्टेंस है आर, टाइम t सेकंड के लिए, तो पहला इक्वेशन यही बनेगा। मान लिया कैलकुलेट कर लेंगे, ये हीटिंग कॉइल है, इसमें करंट जा रहा है आई, रेजिस्टेंस आर और टाइम दिया हुआ है। मान लिया let the current resistance of the coil be R and current passing through I और t सेकंड, तो ये पहला इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन इसको h डैश मान लो,
दूसरे इक्वेशन में क्या कर रहा है कि करंट कितना हो जाए ओरिजिनल वैल्यू का 1/4 टाइम्स, यानी पहले आई तो कर रहा था तो अब कितना I/4, रेसिस्टेंस 12 टाइम्स, यानी पहले रेसिस्टेंस R था तो अब 12 बार टाइम दोनों ही केस में सेम। तो ये H डैश बराबर कितना हो जाएगा I²/16 इंटू 12 बार इंटू 3 4 या 3 H डैश का वैल्यू कितना आया 3/4 I² R इंटू 3। अब इसी का रेशियो निकालना है तो H/H डैश इज इक्वल टू क्या करना है ये I² RT के जगह पे H पुट कर दे H इज इक्वल टू H डैश इज इक्वल टू 3/4H, या यूं भी लिख सकते हैं इसको ये जो नया हीट जनरेट होगा वो ओरिजिनल हीट का 3/4 टाइम्स हो जाएगा, यानी H डैश बाई H इज इक्वल टू 3/4, यानी कि रेशियो क्या मिला 3:4 का। समझ में आ रही बात? यदि इसी में पूछ देता आपसे कि कितना परसेंट हीट बढ़ा या घटा, परसेंटेज इंक्रीज इन हीट या डिक्रीज, हाउ मच परसेंट हीट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज, हाउ मच परसेंट ऑफ कैलकुलेट दिस क्वेश्चन में छोड़ दीजिए, हाउ मच परसेंट हीट इज इंक्रीज और डिक्रीज। तो क्या करोगे ओरिजिनल हीट पूरे मान लेते हैं, रेशियो मिल गया है, रेशियो मिल गया है तो ओरिजिनल हीट मान लेंगे लेट H इज इक्वल टू 4x, तो H डैश इज इक्वल टू कितना 3x जूल। तो घटाना पहले डिक्रीज निकालेंगे, डिक्रीज इन हीट, हीट में कितना डिक्रीज हुआ 4x माइनस 3x x, यानी 1x का डिक्रीज दिख रहा है। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा डिक्रीज इन हीट यानी 1x बाई डिक्रीज है छोटा वाला वैल्यू नहीं बड़ा वाला वैल्यू, यानी कि बाई 4x इंटू 100, x से x कटा यानी कि 25 आया, यानी कि कितना परसेंट हीट डिक्रीज किया तो 25% हीट डिक्रीज किया। ध्यान में आएगा परसेंटेज डिक्रीज क्या है ऐसा निकाल सकता है, परसेंटेज कितना परसेंट हीट इंक्रीज किया या कितना परसेंट हीट डिक्रीज किया, परसेंटेज समझ में आना चाहिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए हीटिंग इफेक्ट पर इस टाइप का प्रॉब्लम आपको मिलता है। देखिए हीटिंग इफेक्ट पर एक और हम लोगों का प्रॉब्लम आता है एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन पे कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, पहले समझते हैं, हालांकि 9th में भी ये पढ़ा हुआ है। देखिए अभी हम लोगों को हीटिंग इफेक्ट पर एक तरह का और प्रॉब्लम आता है, इसमें हम लोग पढ़े हैं कि पावर इज इक्वल टू
वर्क डन बाय टाइम होता है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। पावर का यूनिट वाट होता है, वर्क डन जूल और टाइम सेकंड। तो क्या हम लोग यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम लिख सकते? इसका यूनिट क्या हुआ, जूल। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। क्या 1 इक्वल टू 1 वाट इज इक्वल टू 1 सेकंड। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो ये वाट हुआ, 1 वाट इज इक्वल टू क्या, 1 जूल बाय 1 सेकंड। ये बोल सकते हैं नहीं, 1 जूल बाय 1 सेकंड, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू। तो वाट को हम लोग कन्वर्ट कर दें किसमें, किलोवाट में, और टाइम को कन्वर्ट कर दिया जाए आवर में। यहां से 1 जूल इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू, चाहे उसी पर रखें, 1 वाट इज इक्वल किलोवाट मतलब बदलेंगे तो क्या लिख सकते, 1/1000 किलोवाट। किलो का मतलब 1000 होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना, 1000 वाट। 1 वाट में कितना होगा, 1/1000 किलोवाट लिखेंगे ना। 1 वाट बराबर, 1 वाट की जगह। उसी तरह 1 घंटा में क्या होता है, 3600 सेकंड होता है। 1 सेकंड में कितना आवर, 1/3600 आवर हो गया ना। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 बाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36 2 और 3, और ये हो गया वाट आवर। ठीक है ना। इसका मतलब हुआ 1 किलोवाट आवर, इसको 36 लाख को कर लिया तो 36 पे 50 कितना जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर कैपिटल एस या स्मॉल एस। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इन 6 यानी कि 6 जूल हुआ। अब ये देखिए 1 किलोवाट आवर का मतलब बात 3.6 इंटू, तो कौन बड़ा है, ये किलोवाट आवर किसका यूनिट था, एनर्जी का। जूल है, ये आया क्या, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 यानी 36 लाख बराबर 1 किलोवाट आवर। घरों में जो एनर्जी कंजप्शन लार्ज अमाउंट पे होता है, तो सारे हर बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मीटर बैठा हुआ रहता है। तो जहां पर ब्लिंकिंग होती है वहां पर जाकर के क्या लिखा हुआ है, किलोवाट आवर में लिखा हुआ है KWH। KWH का मतलब क्या हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 कॉमर्शियल यूनिट, या सिंपली 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर को हम लोग बोल देते हैं क्या, 1 यूनिट। 1 एक यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब ये रिलेशन है जूल और किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा, जूल एक बहुत ही छोटा यूनिट है एनर्जी का, बहुत ही छोटा यूनिट। अब यदि लार्ज अमाउंट पे जहां एनर्जी का कंजप्शन हो रहा हो, वहां जूल में हम लोग मेजर नहीं करें। अब यहाँ से मुंबई का डिस्टेंस मेजर करना है तो मिलीमीटर में करेंगे, बड़ा यूनिट चाहिए ना, किलोमीटर या माइल।
तो ये इसी तरह से जूल जो हुआ काफी 1 किलोवाट आवर, देखो ना 36 लाख, यानी जूल काफी छोटा यूनिट। और इसमें हम लोग मेजर करना है एनर्जी घरों में जितना भी है या फिर जितना भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, फैक्ट्रीज है, तो या डोमेस्टिक ये इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन घरों में जो होता है वो सब हम लोग मेजर करते हैं किस यूनिट में। वन कमर्शियल यूनिट का मतलब किलोवाट आवर। वहां पर मीटर रीडिंग में देखिएगा ऊपर दिया हुआ रहेगा किलोवाट आवर, यानी कि जो भी रीडिंग आ रहा है वो किलोवाट आवर में है। मान लो कि 300 रीडिंग है, 350 रीडिंग दिख रहा है आपको मीटर, 350 किलोवाट आवर या 350 यूनिट बोली, यूनिट या किलोवाट आवर इसका यूनिट के समझ में आ गई बात। तो ये एनर्जी कंजम्पशन है। आप देखिए इसमें प्रॉब्लम किस टाइप का आपको मिलेगा। आपसे दे दिया गया कि कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ बल्ब, एक बल्ब है। अब इसमें एनर्जी कंजम्पशन जब निकालना है, पावर को किलोवाट में रखेंगे और टाइम को आवर में, पावर किलोवाट में और टाइम आवर में, किलोवाट आवर में आ जाएगा आंसर, यानी कि हमारा कितना यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुआ वो पता चल जाएगा। तो मान लीजिए कि पावर ऑफ अ बल्ब, पावर ऑफ अ बल्ब इज 20 वाट, 20 वाट का बल्ब है, एलईडी हो या 20 वाट का, एंड गोइंग फॉर टाइम 300 आवर्स आप जलाए, 300 घंटे जलाए, कितना वो पावर कंज्यूम करेगा। तो पहले तो पावर को कन्वर्ट कर लो, वाट में है तो किलोवाट में, 20/1000 से डिवाइड कर दो, ये अब आ गया किस किलोवाट में। अब एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब हम लोग निकाल, पावर इनटू टाइम, पावर 20/1000 मल्टीप्लाइड बाय 300, यानी कि कितना है 6 किलोवाट आवर, या फिर 6 कमर्शियल, समझ आएगा। इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, थोड़ा एक क्वेश्चन दे रहे हैं। If a fan of 80 watt running 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 20 hours daily, पर डे 20 घंटा वो फैन चलता है। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन इन 30 days, यानी एक महीने में कितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। एक फैन है कितने वाट का, 80 वाट का, तो पावर तो हो गया कितना 80 वाट, कितना वाट 80 वाट, 80 वाट का मतलब 80/1000 किलोवाट। टाइम कितना हुआ, टाइम निकाले तो 30 घंटा डेली चलता है, और कितने दिन तक 30 दिन, तो कितना चला 20 × 30 यानी कि 600 आवर। कैपिटल एच भी दे सकते हैं आप। अब एनर्जी कंज्यूम्ड बाय
by fan power into time, यानी कि 80/1000 into 600, 30 कट गया 48 किलोवाट आवर। 48 किलोवाट आवर लिखो, अच्छा है 48 यूनिट कैपिटल एच है। देखिए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि इन हाउस, एक घर में दिया हुआ है देयर आर 20 bulbs each of 20 watt glowing 10 hours daily। रोज कितने घंटे जलता है? तो 10 घंटे जलता है। एंड 10 fans each of 100 watt running 16 hours daily। 10 फैन ले ली, तो सपोज कीजिए कि एक टीवी भी है, 1 टेलीविजन ऑफ 250 watt में 10 आवर्स डेली चलता है। एक हीटर भी है, वो है 2000 वाट का, रनिंग 8 घंटा डेली। आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द एनर्जी कंजम्पशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल also calculate the electricity bill if energy at the rate of is 10 पर 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको बताना है एनर्जी का बिल कितना आएगा। या चलिए निकाला जाए। देखिए तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय वन बल्ब, एक बल्ब का एनर्जी कंजम्पशन, एक बल्ब के लिए पहले बल्ब का निकालते हैं, एक बल्ब का पावर कितना, एक बल्ब के लिए आप पावर कितना, तो 20 वाट और कितना घंटा चलता है? 10 घंटा।
कितने दिन में तो मंथ ऑफ ऑपरेटिंग 10 घंटा डेली चलता है। तो पावर तो हम लोग लिखेंगे क्या 20 वॉट। 20 वॉट का मतलब 20/1000। 20 वॉट है तो क्या होगा 20/1000 किलोवाट। और टाइम कैलकुलेट कर 10 घंटा डेली चलता है और कितने महीने तक तो 1 महीने मंथ ऑफ ऑपरेट तक यानी कि अप्रैल में कितना 30 दिन होता है। 10 घंटा डेली 30 दिन तक यानी कि आप क्या 10 आवर्स यानी कि 300 आवर्स। तो यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय वन बल्ब क्या हो जाएगा 20/1000 पावर इन टाइम कितना 300। तो एक तीन तो कट गया यानी क्या होगा 6 किलोवाट आवर। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब है कितने 20 बल्ब। ये जो एक बल्ब का निकला ना तो 20 बल्ब कितना कंज्यूम करेगा 20 × 6 यानी कि 6 × 12 कितना किलोवाट आवर हो गया इसका बल्ब का। उसी तरह एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन निकाल लें तो पावर हो गया आपको कितना फैन का पावर 100 वॉट। तो 100/1000 किलोवाट हो गया। टाइम कितना 16 घंटा डेली चलता है। डेली चलता है 16 आवर। अप्रैल में 30 दिन होता है 16 से 48 यानी 480 घंटा एक महीने में चला। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय वन फैन क्या निकलेगा एक फैन कितना कंज्यूम किया तो पावर हो गया जो काट दो 1/10 488 जो कट गया कितना 48 किलोवाट आवर। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय कितने फैंस है 10 फैंस। 10 फैंस यानी 10 × 48 यानी कि 180 यूनिट लिखो या किलोवाट आवर। तो बल्ब कितना 20 बल्ब कितना एनर्जी कंज्यूम किया 120 किलोवाट। 10 फैन कितना एनर्जी कंज्यूम की 480 किलोवाट आवर यानी कि नहीं है। फिर आपको आ जाइए यहाँ पे अभी हमको निकालना है कि इसका एक टीवी की है तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय सब पावर लिख लीजिए तो फैन का टीवी का पावर दिया हुआ है 20 वॉट यानी कि 25,000 यानी 1/5 दो जीरो कट जाएगा 1/4 किलोवाट। टाइम 10 घंटा डेली 10 घंटा डेली टीवी चलता है अप्रैल महीना में। 30 दिन में कितना समय चला 10 घंटा 30 यानी 300 एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी कितना हो जाएगा पावर इनटू टाइम ये 1/4 हो जाएगा 1/4 इनटू 300 इसे काट दो 75 यानी ये हो गया 75 किलोवाट आवर या यूनिट यूनिट। ठीक है एक हीटर भी है तो हीटर का क्या है हीटर के केस में पावर दिया हुआ है 1000 वाट। 2000 वाट देने का मतलब क्या 2000/1000 कितना किलोवाट तो किलोवाट का हीटर है। टाइम कितना तो हीटर चलता है 8 घंटा के अप्रैल महीने में 30 दिन 3 8 24 और 40 घंटा टाइम हुआ। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर पावर 2 किलोवाट और टाइम 240
यानी कि 24 × 48 480 यूनिट। तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना हो गया? तो 20 बल्ब 120 यूनिट। फिर आपको फैन का आया है कितना? 480 यूनिट। टीवी का कितना? 75 यूनिट। और फिर यानी कि टोटल एनर्जी निकल गई 480 480 हो गया 960 960 10 5 यानी टोटल एनर्जी का बनी हुआ या वाट आवर का हुआ आएगा ना? आप जो ना सकते हैं। हाँ, अभी बिल कितने का आएगा? इसका बिल जो आएगा कितने का आएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी यूनिट हो गया और रेट क्या हुआ है कितना? 1100 रुपया 55 × 10 यानी कि 12,550 का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो। क्लियर हुआ? नहीं, इस टाइप का एनर्जी कंजम्पशन पे प्रॉब्लम रहता है। अब आइए हम लोग चलते हैं डोमेस्टिक वायरिंग है। डोमेस्टिक वायरिंग है। डोमेस्टिक वायरिंग में आप हेलो, आवाज आ रही है? ये डोमेस्टिक वायरिंग में है कि डोमेस्टिक वायरिंग है, अर्थ वायर है, शॉर्ट सर्किट है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और ओवरलोडिंग है, अर्थ वायर है, ये सारी बातें हैं तो डिस्कस करेंगे। पहला तो क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि व्हाई डोमेस्टिक वायरिंग इज डन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। डोमेस्टिक वायरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों किया जाता है और उसका एडवांटेज क्या है? तो डोमेस्टिक वायरिंग में इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम समझना पड़ेगा। समझा हुआ तो है ही, एक बार दिखा दे। देखिए, आपको डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल कॉम्बिनेशन में समझ क्वेश्चन लिख लो आप, व्हाई डोमेस्टिक वायरिंग इज डन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। घरों में या फिर कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन, हर जगह हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं करते, किसमें करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों किया जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई भी, जैसे मान लिया जाए कि एक रेसिस्टर है 100 ओम का, और ये है आपका 25 ओम।
और इसको जोड़ दिया गया 250 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। सप्लाई सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस यदि निकाला जाए तो 1/R इज इक्वल टू 1/100 बाई 25 करेंगे, एलसीएम हो जाएगा कितना 100, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यानी 5/100 यानी रहेगा 20, सर्किट का रेजिस्टेंस था 20 ओम। मेन करंट बैटरी से कितना निकलेगा तो 250/20 240 बाई काट दो आया कितना 12 एम्पियर का करंट निकला। ये 12 एम्पियर का करंट डिवाइड हो जाएगा I1 और I2, I1 और I2। I1 का वैल्यू कितना होगा तो I1 का वैल्यू आप निकालोगे, I1 का वैल्यू आ जाएगा वोल्टेज 40 का वोल्ट लगा हुआ है, रेजिस्टेंस कितना 100 यानी कि 0.4 एम्पियर का, और I2 के लिए भी रेजिस्टेंस कितना लेंगे 40 बाय रेजिस्टेंस कितना 25, ये आ जाएगा कटेगा तो और कटेगा तो 5 यानी कि ये आ जाएगा 9.6 एम्पियर, 12 एम्पियर आ जाएगा, यानी इसमें करंट गया 9.6 एम्पियर का, करंट गया 9.6 एम्पियर का, और I1 में कितना गया 0.4 एम्पियर। अब ये बात पकड़ लीजिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट कम जाएगा, और जिस सर्किट का रेजिस्टेंस कम रहेगा करंट ज्यादा जाएगा, सही है ना। मान लीजिए कि इसमें एक बल्ब हो जाता है, मान लो 100 वाला बल्ब, ओम वाला बल्ब, तब तो करंट अब इससे पास नहीं करेगा, करंट इससे पास करेगा, इससे पास करेगा। अब ये बल्ब जो है वो रूम नंबर 1 में है और ये रूम नंबर 2 में है, नंबर 1 और ये रूम क्या, तो रूम 1 का बल्ब फ्यूज भी हो जाए या उसका सर्किट डिसरप्ट भी हो जाए तो दूसरे रूम का अनइफेक्टेड रहेगा कि नहीं, ये एडवांटेज है। ये क्या होगा एडवांटेज कि इसमें अब सीरीज में यदि ये सिचुएशन रहता, इन दोनों को सीरीज में जोड़ देते 100 ओम वाला भी और 25 ओम वाला भी, ये रूम 1 का बल्ब हो गया और ये रूम का बल्ब अप्लाई हुई, ये आपका रूम 1 में लगा हुआ है और ये बल्ब बताओ 240 वोल्ट सप्लाई है, नेट रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो गया 125 सीरीज में है जी, और रेजिस्टेंस जब कितना हो गया तो बैटरी से तो उससे कितना करंट ड्रॉ होगा तो 40 अब बाई 125 यानी कि लगभग 2 एम्पियर का, 5 से काटोगे 5 गुना 10 जाएगा 40, यानी कितना आ गया 48 में 25 से एक बार 25 3.0 यानी 1.92 एम्पीयर का करंट। अब बताइए ये मेन करंट जो है 1.92 एम्पीयर का है,
इसमें भी करंट यही जाएगा 1.92 एम्पियर का, इसमें भी 1.92 एम्पियर। अब अंतर समझ में आ रहा है? इसमें अकेले इसी में 2.4 एम्पियर का, इसमें करंट कितना 9.6 एम्पियर का। कौन बेनिफिशियल है, सीरीज में या पैरेलल में? ऑब्वियसली सीरीज में है, करंट हमें ज्यादा ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट मिल रहा है। यहाँ पर करंट सिर्फ 1.92 एम्पियर का जा रहा है। नहीं, अच्छा, यहाँ पर यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो रूम वन में जब यहीं से करंट पास आके नहीं करेगा तो रूम का बल्ब जलेगा नहीं। तो ये दो एडवांटेज आपको क्लियर दिख रहा है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों करते हैं, इसका एडवांटेज, दो एडवांटेज में, दोनों एडवांटेज में पहला एडवांटेज हम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन parallel combination, maximum voltage and maximum current is provided for each of us. हर एक सर्किट के लिए आपको मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम, इसके लिए भी 240 वोल्ट, इसके लिए भी 240, इसमें तो 240 वोल्ट बढ़ गया है यार, यहाँ पर 240 वोल्ट का कुछ यहाँ पे चला जाएगा और 240 वोल्ट में कुछ यहाँ पे चला जाएगा। इसमें हर एक सर्किट को 240, इसके लिए भी वोल्टेज कितना और इसके लिए भी वोल्टेज 240। सीरीज में इसके साथ नहीं है तो सारा वोल्टेज इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों सर्किट का सेम होगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईच सर्किट के लिए मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट मिल पाता है। दूसरा एडवांटेज हो गया, इफ सर्किट ऑफ एनी सर्किट, इफ सर्किट of any circuit of the in parallel combination is get disturbed, if any circuit of in parallel combination is get disturbed, current continue in other circuits, या ये भी लिख सकते हैं कि other circuits remains unaffected, other circuit remains unaffected या current continues in other circuits। क्लियर हुआ? ये दो एडवांटेज हुआ किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको एक बात और आपको समझना होगा कि ये तो दो एडवांटेज हुआ इसमें, सीरीज में और पैरेलल में। डोमेस्टिक वायरिंग में आपको पहले आप लिखिए, डायग्राम बना लीजिए, अच्छा रहेगा। ये मान लीजिए पोल हो गया, पोल से दो वायर आए, एक को बोलते हैं हम लोग लाइव वायर और दूसरे को बोलते हैं, अब ये दोनों जाएगा किसमें, तो आपको जाएगा, पहले जाता है मेन स्विच, मेन स्विच में जाएगा और दोनों, फिर ये दो टर्मिनल
मेन स्विच के बाद लाइव वायर जनरली रेड कलर का होता है और न्यूट्रल वायर आपको आपको ब्लू ग्रीन जनरली ग्रीन कलर में रहता है या किससे क्या किसमें आपको जाता है किसमें तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मीटर में इलेक्ट्रिक में दो पॉइंट हो गए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मीटर से ज्यादा है फिर आपको इसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में घर में इलेक्ट्रिशियन वायरिंग किया होगा थोड़ा पढ़ने का कोशिश करोगे सुनना नहीं है उससे ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स अब इसी से आपको जाएगा यदि आपके घर में मान लो 3 है या 4 रूम है या 2 तो मान लीजिए ये हो गया आपका रूम नंबर 1 और इसमें एक सॉकेट लगा दिए देखे होंगे सॉकेट पिन होल्डर तो इस सॉकेट में ये रूम नंबर 1 हो गया आपका 1 हो गया एक रूम यहाँ ले लो ये रूम नंबर इसमें भी हमने एक सॉकेट लगा लिया ये रूम नंबर मैं इस तरह से अब दिखा रहा हूँ इसमें हमने एक लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इसमें भी दे दिया और एक लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इसमें ठीक है एक 3 पिन सॉकेट में एक बड़ा होल देखे होंगे इस बड़ा होल का कनेक्शन दिया जाता है इसके साथ अर्थ हुआ है इलेक्ट्रिशियन इसको अर्थ वायर जनरली ब्लैक कलर का होता है इसको क्या कर देता है जमीन के अंदर गाड़ देता है या छत के सीलिंग में के छड़ में जोड़ देता है वो पिलर के सहारे चला जाता है ढलाई आगे समय आरसीसी जब छत का होता है उसी समय वायरिंग अर्थ वायर भी दौड़ा देता है तो ये हो गया आपका क्या अर्थ वायर का ये आपका हुआ क्या तो ये ट्रांसमिशन लाइन पोल हो गया पोल से 2 वायर है लाइव और न्यूट्रल वायर रेड और ग्रीन कलर का पहले गया कहां पे मेन स्विच का काम है मान लीजिए कि घर के अंदर काम करना है मेन स्विच से पहले क्या करते पावर सप्लाई कट ऑफ करते तो उसके बाद करंट इधर नहीं जाएगा यानी कि ये इलेक्ट्रिक मीटर या फिर बॉक्स या किसी भी रूप में करंट फ्लो नहीं करेगा जहां भी यदि डैमेज है या फिर सही करना है तो उसको मेन स्विच से ही करा जाएगा मेन स्विच के बाद गया किसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मीटर अभी हम पिंक करते रहता है किलोवाट आवर में रहता है रीडिंग वो रीडिंग यहाँ पर बताएगा कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया वैसे तो हम सिर्फ 2 ही रूम बनाया है 2 रूम होगा किचन होगा वॉशरूम वगैरह होगा बालकनी होगा तो जितना जगह पॉइंट है जितना रूम या जितना भी आप देख रहे हो हर जगह से कहां से वायर होगा 2 वायर इस रूम में जाएगा 2 वायर किचन में भी जाएगा 2 वायर बालकनी बरामदा डाइनिंग हॉल सब जगह 2 वायर एक लाइव वायर का और दूसरा न्यूट्रल वायर का अब ये पॉइंट अब वहां पर आपको बहुत सारा 3 पंखे का 2 पंखे 10 पंखे का भी पॉइंट दिया हुआ
तो अब वहां से अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हर एक बल्ब के लिए जाएगा क्या होता है, हर एक फैन के लिए भी जाएगा क्या आपको। अब उतना नहीं हम दिखा पाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस रूम में एक सॉकेट लगा हुआ है, इस सॉकेट में एक ये सॉकेट लाइव वायर, इसमें करंट आ रहा है, इसमें करंट जा रहा है। अब इसमें यदि हम लोग मेन प्लग लगाते हैं और चाहे इससे हम एक बल्ब चलाते हैं, यहाँ पर एक वायर इससे निकाल लिए और यहाँ पर लगा दिए, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। चाहे एक फैन में जोड़ दिए, फैन को एक लाइव वायर से फैन को क्या करें ऊपर वायर स्विच ऑन करें, फैन चलेगा, हीटर लगाओगे हीटर चलेगा। और तुम्हारा एक दिया हुआ रहता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको हीटर है या इलेक्ट्रिक आयरन ही है, तो जितना भी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उनमें पावर प्लग वायरिंग होता है रूम में। देख पावर प्लग का जो तीसरा प्लग होता है वो जुड़ा हुआ रहता है किससे, तीसरा होल जो जुड़ा हुआ रहता है उससे जुड़ा हुआ है अर्थ वायर। अर्थ वायर का काम यही है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक आयरन है, उसके बॉडी में करंट आ भी गया तो अर्थ वायर से सारा का सारा करंट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ हो जाएगा और यूजर को इसमें शॉक लगने से बच जाएगा। समझ में आई बात। ये सारी बातें अब हम लोग कल करेंगे।